आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक रेडियो के पॉडकास्ट कोरोना कवरेज में। मैं हूं अंजुम शर्मा। कोरोना कवरेज आज तक रेडियो का स्पेशल पॉडकास्ट है। हमारी कोशिश है कि इस महामारी से जुड़े नए अपडेट्स की जानकारी और नए मेडिकल रिसर्च के बारे में हम आपको बताते रहें, ताकि कोरोना का आप और हम मिलकर सामना कर सकें, जागरूक हो सकें, जान सकें कि देश और दुनिया में इसे लेकर क्या कुछ चल रहा है। कोरोना कवरेज के आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि ICMR के सीरो सर्वे की रिपोर्ट्स आखिर क्या कहती है। बताएंगे कि कोरोना संक्रमण बढ़ने से देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन सप्लाई आखिर कम क्यों हो गई, और अंत में सुनवाएंगे बातचीत एक कोरोना सर्वाइवर से। लेकिन सबसे पहले कोरोना से जुड़ी हेडलाइंस। देश में कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 96,760 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मरीजों की अब कुल संख्या बढ़कर 45,62,000 से ज्यादा हो गई है। इनमें से 9,43,480 मरीज एक्टिव हैं और 35,42,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक 76,271 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,82,00,000 के पार पहुंच गया है। अच्छी खबर यह है कि ठीक होने वालों की संख्या भी अब 2,02,44,000 से ज्यादा है। वहीं महामारी से मरने वालों की तादाद 9,11,000 से अधिक है। कुछ दिन पहले ICMR के एक सर्वे में पाया गया कि प्लाज्मा थेरेपी कोविड मरीजों में मृत्यु दर को कम नहीं करती है, पर ICMR ने इस थेरेपी को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। कहा है कि इसे व्यापक तरीके से इलाज में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कोरोना के 2% से 5% मामलों में ही सपोर्टिंग ट्रीटमेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल होता रहेगा। कोरोना संक्रमण के चलते ऑक्सीजन की डिमांड भी काफी बढ़ गई है। कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए गुजरात में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए राज्य सरकार ने गुजरात में ऑक्सीजन के स्टॉक को रिजर्व रखने का आदेश दिया है। कोरोना वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR ने साझा तौर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सभी राज्यों को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट से नेगेटिव आने वाले लोगों का अनिवार्य रूप से RT-PCR टेस्ट करें। पिछले दिनों जिस तरह से कोरोना के मामलों में उछाल आया, माना जा रहा है कि इसको देखते हुए ही सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है। कोरोना वायरस महामारी के बीच कोविड-19 के मरीजों को सेवा देने के लिए एम्बुलेंस सेवाओं की ओर से ज्यादा शुल्क मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने सभी राज्यों को एम्बुलेंस सेवाओं के लिए उचित मूल्य तय करने के निर्देश दिए हैं। फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने कहा है कि यूरोपीय देशों में जब कोविड-19 महामारी अपने चरम पर थी, उस समय भारत ने फ्रांस को जरूरी दवाएं भेजकर उसकी मदद की। उन्होंने ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एक संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कही। पार्ली ने बताया कि उनके देश ने इसके जवाब में इंटेंसिव केयर यूनिट यानी ICU के मरीजों के लिए मेडिकल उपकरण भारत को भेजे हैं। अमेरिकी कंपनी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का ट्रायल रुकना कितना जरूरी था, इस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी बात रखी। WHO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैक्सीन से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए सौम्य स्वामीनाथन ने कहा, ट्रायल के दौरान एक इंसान में जो साइड इफेक्ट दिखा वो गंभीर था। ये हमारे लिए अलर्ट जैसा है, इससे निराश होने की जरूरत नहीं है, और कहा कि साल के अंत तक या नए साल की शुरुआत में वैक्सीन ट्रायल के सही नतीजे आएंगे। भारत में अक्टूबर के पहले सप्ताह में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 70 लाख के पार हो जाने और देश में संक्रमित लोगों की कुल संख्या अमेरिका समेत दुनिया भर में सबसे ज्यादा होने की आशंका है। बिट्स पिलानी हैदराबाद के अनुसंधानकर्ताओं के दल के अध्ययन में ये बात सामने आई है। कोरोना संकट के बीच 14 सितंबर को दिल्ली विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि विधानसभा सत्र में भाग लेने से पहले हर विधायक को कोविड-19 टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही विधानसभा की कार्यवाही की कवरेज करने वाले सभी मीडिया कर्मियों को भी RT-PCR टेस्ट कराना होगा। ये है आज तक रेडियो और आप सुन रहे हैं कोरोना कवरेज। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सीरो सर्वे की रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में बताया गया कि मई की शुरुआत में 0.73% वयस्क जो थे वो कोरोना संक्रमित थे, यानी करीब
64 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे और फिलहाल अधिकांश जिलों में जो निम्न संक्रमण मिला है वो बताता है कि भारत महामारी के शुरुआती चरण में है और भारतीय आबादी का अधिकांश हिस्सा अभी भी संक्रमण के लिए बेहद संवेदनशील है। ये सर्वे 11 मई से 4 जून के बीच किया गया और इसमें 28,000 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए थे। लेकिन सवाल है कि अगर भारत की अधिकांश आबादी वायरस को लेकर अति संवेदनशील है तो क्या हालात और बदतर हो सकते हैं? इसके लिए मैंने बात की इंडिया टुडे ग्रुप के पत्रकार दीपू राय से। दीपू राय इंडिया टुडे ग्रुप की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट में आंकड़ों पर काफी बारीकी से नजर रखते हैं। देखिए, ये जो रिपोर्ट आई है ये सीरो सर्वे रिपोर्ट है और ये मई की बात है, तो इसलिए ये फ्यूचर के किसी इंडिकेशन को नहीं बयान करता। एक्चुअली ये 3 महीना पहले जो सर्वे हुआ था, 4 महीना पहले बल्कि मई में, उसका रिजल्ट आधा दिया गया था जुलाई में, फर्स्ट वीक में, फर्स्ट या सेकेंड वीक में। उसके बाद एक पार्ट बचा हुआ था जिसका काफी लंबे समय से इंतजार था और सारे एक्सपर्ट कहते थे कि आईसीएमआर डेटा रिवील करे, क्योंकि एक प्रीमियर मेडिकल रेगुलेशन एजेंसी है जिसने सीरो सर्वे किया हुआ था और थोड़ा सा एक्सटेंसिव था, पैन इंडिया था और ज्यादातर स्टेट के लोगों को उसमें शामिल किया था। इसमें 20 स्टेट के करीब 21 स्टेट के, तो उसमें जो सर्वे हुआ था उसका एक मेजर पार्ट रिपोर्ट का जो बाकी था उसको उसने रिवील किया है 10 सितंबर को। तो यानी ये 11 मई से 4 जून के बीच के आंकड़े हैं और इसमें बहुत ज्यादा सैंपल भी नहीं था, तो इसको फिर इतनी तवज्जो दीपू राय जी दी क्यों जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहला अपनी तरफ से एक, क्योंकि मई में आपको याद होगा कि एक तरह से केसेस शुरू हो गए थे, थोड़ा सा हीट होना शुरू हो गया था। मतलब मार्च के लॉकडाउन के बाद लोग जा रहे हैं, वापस लौट रहे थे बहुत सारे माइग्रेंट्स, तो ये आ रहा था कि रूरल एरिया में भी बहुत सारे इन्फेक्शन फैल गए होंगे। हालांकि एक पैन इंडिया पहली स्टडी थी, सीरो सर्वे थी, इसलिए इसको तवज्जो दे रहा है कि एक इंडिकेशन मिलता कि आखिर कितना इन्फेक्शन फैला है, कितने लोग एक्सपोज्ड है और कितने लोग एसिम्प्टोमेटिक है मेजरली, या जो लोग सिम्टम दिखा रहे हैं वो तो हॉस्पिटल चले जा रहे थे, जो लोग सिम्टम नहीं दिखा रहे थे वो उनमें किस तरह का इन्फेक्शन लेवल था। तो ये टोटल दोनों को मिला करके एक मेजर रैंडम सर्वे किया गया, तो उसमें ये पाया गया। और ये सर्वे हालांकि बहुत लिमिटेड लेवल पर किया गया है। सोच लीजिए कि 28,000 लोगों में ये सर्वे किया गया 21 डिस्ट्रिक्ट के। इन्होंने कहा था कि हम 31,000 के आसपास लोगों को अप्रोच किया था, परिवारों को, जिसमें से हर परिवार से एक आदमी 28,000 एडल्ट मिला इनको। अब उसमें सुनिए जो रिजल्ट आया है इसका, वो काफी इंटरेस्टिंग है। उस 28,000 में से 157 लोग पॉजिटिव आए। आप रेशियो ध्यान रखिएगा, 28,000 में से 157 लोग पॉजिटिव आए हैं और 57,700 निगेटिव। मैं टोटल राउंड फिगर 28,000 करके चल रहा हूँ, क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो 27,900 समथिंग होगा, तो मैं 28,000 मान के चल रहा हूँ। 157 लोग केवल पॉजिटिव आए हैं। अब उसमें रूरल और अर्बन और सेमी अर्बन, जिसको सॉरी नॉन स्लम वाला एरिया डिवाइड किया है, तो 157 ध्यान रखिएगा जो पॉजिटिव आए हैं 28,000 आईसीएमआर के सर्वे में, उसमें से 109 लोग विलेज के थे। अच्छा, ठीक है। और इस 157 में 109 लोग हुए, यानी कि 69% विलेज वाले लोग हुए पॉजिटिव। तो हमारे यहाँ रिपोर्टिंग क्या हो रही है कि 69% तकरीबन 69.4% लोग विलेजेस में पॉजिटिव थे। तो ये एक मिसलीडिंग कंसेप्शन जा रहा है लोगों में कि विलेजेस में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल गया था। आपने टोटल चूज किया 28,000 में से लोगों को, हम टेस्ट करेंगे, ठीक है, और उसमें से 157 लोग पॉजिटिव आ गए। 157 लोगों में 109 लोग विलेजेस से थे, और जो नंबर चूज किए गए थे विलेजेस में भी वो 20,000 आपने उसमें से निगेटिव आए हैं, 74% यानी। ये तो पूरा का पूरा मिसलीडिंग है दीपू राय जी। अब 109 नहीं मिसलीडिंग है, लेकिन थोड़ी समझने की बात है। 109 लोग पॉजिटिव है विलेजेस में, 23 लोग, देश की आबादी 1.3 बिलियन है, 28,000 टेस्ट आप करते हैं, उसमें 157 लोग पॉजिटिव आते हैं, और उस 157 में से 109 लोग विलेज से हैं, 23 लोग नॉन स्लम से हैं और 25 लोग अर्बन स्लम से हैं।
अर्बन में नॉन स्लम मैंने 23 लोगों को बताया। अब इसको अगर परसेंटाइल में कन्वर्ट कर देते हैं तो 69% लोग गाँव के हैं, 15.9% यानी 16% लोग अर्बन स्लम के हैं और 14.6 यानी कि इसको 15 मान लीजिए तो अर्बन नॉन स्लम के हैं। तो ये डिवीजन टूअर लेवल का, एक तो इतने बड़े पॉपुलेशन में आप 28,000 सैंपल लेते हैं, 57 लोग पॉजिटिव आते हैं, तो इसका कोई इंडिकेशन आपको नहीं पता चलेगा। कोविड कवच एलिसा टेस्ट है जिसके टेस्टिंग पे सवाल भी उठे थे उस दौरान पे। आप बिल्कुल टेस्टिंग के सवाल को छोड़ भी दीजिए, तो आज क्या अब इसको क्या किया गया, इसको इनलार्ज करके इंटरपोलेट करके इसको एक तरह एक्सटेंड करके और पूरे पैन इंडिया के पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया गया। तो ये बताया गया उसके बाद कि जो टोटल पॉपुलेशन हमारी इन्फेक्टेड है उस समय वो करीब 44 लाख के अराउंड थी, क्योंकि 0.073% लोग पॉजिटिव थे मई में। इनका ये कंक्लूजन है। 64 लाख, हाँ जी, 64 लाख लोग इन्फेक्टेड है और 0.73% इंडिया के पॉपुलेशन का, तो एडल्ट का बेसिकली। तो ये आप सैंपल साइज देखिए और आप एक्सटेंड कहाँ ले जाते हैं 1.3 बिलियन में 0.73%। लेकिन दीपू राय जी, इसका एक हिस्सा तो ये भी है ना कि आपने जो 28,000 टेस्टिंग की उसमें से बहुत मामूली 0.7 पॉजिटिव आए, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा तो नेगेटिव भी आया है। तो आपने उस चीज को तो दर्शाया नहीं कि भारत में बहुत बड़ा हिस्सा जनरली सीरो पॉजिटिविटी रेशियो इसीलिए बोलते हैं इसको। निगेटिव नहीं आया वो तो पता ही चल गया, क्योंकि आपने जितना सर्वे किया 27,768 लोग निगेटिव आ गए, है ना, और 157 आपके पॉजिटिव आए हैं। एज वाइज लेकिन जो रिजल्ट आए हैं वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 18 से 45 साल के जो लोग थे उसमें 43%, लेकिन ध्यान रखिएगा उसी 157 का परसेंटाइल में बता रहा हूँ, यानी 68 लोग 18 से 45 साल के हैं। एक आपको इंडिकेशन मिलेगा कि किस उम्र के लोगों में ज्यादा इन्फेक्शन एक्सपोज थे कोरोना से, जिनमें एंटीबॉडी बन रही थी। तो ये 46 से 60 इयर्स के वाले लोग जो थे वो 39% थे और 60 से एबव वाले लोग 17%। तो यानी कि इनफेक्ट सबसे ज्यादा युवा हुए 18 से 45 वाले, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन कही जा सकती है। उसके बाद आया 46 से 60 वाले लोग और उसके बाद आया 60 से एबव वाले लोग। सबसे कम इनफेक्ट यही लोग हुए हैं। तो ये महिला और पुरुषों में देखिए तो 58% पुरुष है और 42% महिला है। अगर इसको आप एक जेंडर वाइज इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप देखिए, जेंडर होगा, एज हो गया और जियोग्राफिकल या डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन के पैटर्न पर देखिए तो वो भी आ गया। मैं रिपीट कर दूं कि रूरल एरिया में 69.4%, वही 157 लोगों का 69% करीब रूरल एरिया से थे, पची 16% अर्बन स्लम से और नॉन स्लम से अर्बन में 14.6%। तो ये सीरो सर्वे इंडिकेट करता है और उसका सीधा नतीजा एक इंटरप्रिटेशन ये निकला कि फाइंडिंग्स जो है इंडिकेट करती है कि 0.73% एडल्ट जो है वो सार्स कोविड से इन्फेक्टेड रहे हैं, यानी कि 6.4 मिलियन यानी 64 लाख लोग। ठीक है, मई 2020 में। अभी एक वाक्य इसमें ये भी लिखा गया कि भारतीय आबादी का अधिकांश हिस्सा जो है बहुत अभी भी अति संवेदनशील है, यानी कि अभी संकट गहरा सकता है। जैसा आपने मुझे बताया कि पुराने आंकड़ों से हम आने वाले टाइम के बारे में नहीं बात कर सकते, क्योंकि वो मई के आंकड़े हैं, जून के आंकड़े हैं, और हम बात आज सितंबर में है, अक्टूबर नवंबर के बारे में हम कैसे बता सकते हैं। लेकिन सीरो सर्वे तो कहता है कि अभी और ज्यादा दिक्कत होने वाली है। दूसरा एक सीरो सर्वे जो सेकेंड राउंड का थोड़ा सा एक्सटेंसिव सीरो सर्वे तकरीबन 70 डिस्ट्रिक्ट से के आसपास जो सर्वे चल रहा है अभी एज ऑफ नाउ स्टार्ट हो गया, ये एक मेजर इंडिकेशन होगा। क्योंकि आप सितंबर का फर्स्ट वीक लेंगे तो क्योंकि तब तक बहुत ज्यादा केसेस बढ़ गए और ऑलमोस्ट डे बाय डे आप देख लीजिए कि डेथ से लेके केसेस सबसे एक्सटेंसिव तरीके से बढ़ रहे हैं इंडिया में ही ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड, और सेकेंड नंबर पे हम टोटल केसेस में अभी पहुंच गए हैं अमेरिका के बाद, यूएस के बाद। तो ये एक मेजर इंडिकेशन जो सर्वे का जो अभी चल रहा है शायद वो एक ज्यादा बेटर तस्वीर देगा कि जो एसिम्प्टोमेटिक या प्रेवलेंस जो है इस बीमारी की कितनी है
जो लोग की सिम्टम्स नहीं दिखाए, जो लोग सिम्टम्स दिखा रहे हैं वो लोग तो ऑलरेडी इंडिकेट हो जा रहे हैं रिपोर्ट्स में, जो हम डेली रिपोर्ट्स बताते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग रिपोर्ट्स में नहीं आते हैं किसी भी तरह से। जैसे सबसे बड़ी बात की आपको बताऊं कि एक फैमिली में एक आदमी को होता है तो ऑलमोस्ट उसका परिवार इन्फेक्टेड होता है, लेकिन टेस्ट केवल एक ही का लोग करते हैं आमतौर पे, क्योंकि ये हॉस्पिटल्स बोल रहे हैं कि आप रहने दीजिए, आप केवल अपना टेस्ट करा लिया, अपने बाकी लोगों का छोड़ दीजिए। तो आप टेस्ट ही नहीं कराए, इसलिए आप उसमें नहीं, जबकि सबको पता है कि सिम्टम्स उनमें भी आ रहे थे, लेकिन नहीं कर दिखाया लोगों ने। तो एवरेज मान के चलिए कि 4 लोगों की फैमिली में तो 3 गुना तो कम से कम जो नंबर है उसके होंगे ही होंगे। ठीक है, एक अंतिम सवाल दीपुराज जी यहाँ पर ये कि आईसीएमआर ने जो आपके प्रकाशित किए हैं उसमें उसने जो मौत की संख्या है उस पर भी निशान मतलब सवाल खड़े किए हैं। कहा गया है कि भारत में जो कोरोना की जो मौत होती है उनकी रिपोर्ट जो है वो अधूरी है। इस पर सीरो सर्वे क्या कहता है? और देखिए, सीरो सर्वे इस बारे में इंडिकेट नहीं करता है। वो तो ऑफिशियल जो रिपोर्ट हुई है 24 मई 2020 का, उसने उसने 4 कैटेगरीज में बांटा है एक्चुअली, जो सर्वे किया था अपना, कि वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट को लिया है जहाँ पे 0 केसेस, 0 जोन वाले थे, जहाँ पे कि 0 केसेस थे। लो लिया है जहाँ पे कि कम से कम 5 केसेस वहाँ रिपोर्ट हुए हों। फिर मीडियम लिया है, फिर हाई लिया है, और वहाँ डेथ कितनी हुई है। तो उस पर डेथ के बारे में बहुत डिटेल उन लोगों ने नहीं दिया है, और बस यही कहा है कि हाईएस्ट जो वो था डिस्ट्रिक्ट थे, जिसमें कि आपका गौतम बुद्ध नगर से लेकर के चेन्नई और बाकी सिटीज बेंगलोर इवन शामिल है हाई प्रिविलेंस वाले में, जो उनके अकॉर्डिंगली जो डिवीजन था कि जो क्राइटेरिया था, तो उसमें 339 के आसपास की डेथ हो मई 2024 में बता रहे हैं कि यहाँ पे डेथ इतनी, जबकि 1 जून को ये 435 हो गई। तो ये इससे डेथ के को लेकर के बहुत ज्यादा नंबर वो कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक रैंडम लिया है ज्यादातर जगहों का, और 28,000 उन्होंने सैंपल लिए और उसमें देखा कि कितने केसेज हैं, और उस 28,000 में से किसकी डेथ हुई है उन केसेज में, ये इंडिकेशन उन्होंने इस तरह से बहुत क्लियरली नहीं किया है कि क्या डेथ के आंकड़े हैं और छुपाए जा रहे हैं कि नहीं छुपाए जा रहा है। क्योंकि इन्होंने सीरो सर्वे यही बताता है कि आपके ब्लड टेस्ट हुआ और कितने लोग ऑलरेडी इस कोरोना वायरस के एक्सपोज हो चुके हैं। तो सीरो सर्वे के आंकड़े भले ही इंडिकेटिव हों, लेकिन हमें क्या करना है? एहतियात बरतना है। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। लेकिन इन सब के बीच पश्चिम बंगाल में भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष को लगता है कि कोरोना वायरस खत्म हो चुका है। दिलीप घोष ने यह दावा हुगली जिले की एक रैली में किया। समर्थकों को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कह दिया कि कोरोना वायरस अब नहीं रहा। दीदी मोनी यानी ममता बनर्जी इसलिए लॉकडाउन को लागू कर रही हैं ताकि भाजपा राज्य में सभाएं और रैलियां आयोजित न कर सके। तो एक तरफ है सीरो सर्वे के आंकड़े और दूसरी तरफ हमारे बड़बोले नेता। खैर, आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से ऑक्सीजन की डिमांड अब काफी बढ़ गई है। पहले यूपी के कुछ जिलों से ऑक्सीजन की मांग की खबरें आ रही थी। अब गुजरात में भी ऑक्सीजन की डिमांड काफी बढ़ चुकी है। यहां तक कि राज्य सरकार को ऑक्सीजन का स्टॉक रिजर्व रखने के आदेश देने पड़े। क्या है पूरा मामला? इसके लिए मैंने बात की इंडिया टुडे ग्रुप के पत्रकार गोपी घांगर से। गोपी घांगर ने इस मुद्दे पर गुजरात सरकार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल से बातचीत भी की है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकार की ओर से ऑक्सीजन को लेकर एक जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और उस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि प्रतिदिन 350 टन, यानी जो 700 टन का टोटल उत्पादन है ऑक्सीजन का, उसमें 350 टन ऑक्सीजन है उसे स्टॉक रिजर्व रखने के लिए कहा गया है। क्योंकि गुजरात में अगर कोरोना की बात की जाए तो गुजरात में कोरोना के एक्टिव केस की तादाद 16,000 के पार हो गई है। वैसे में हर रोज जो है वो ऑक्सीजन की तादाद जो है, ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। पहले जहां ऑक्सीजन की डिमांड 200 टन के आसपास थी, तो वही अब वो बढ़कर 300 टन के आसपास हो गई है। तो वैसे में हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। गुजरात सरकार ने ये कहा है जो ऑक्सीजन उत्पादन कंपनी है उन लोगों को कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाए या फिर 350 टन ऑक्सीजन को आरक्षित रखे सिर्फ कोरोना के लिए। ठीक है, तो ये जो 350 टन स्टॉक रिजर्व पर डे करना है, क्या ये केवल गुजरात के लिए करना है? क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है गुजरात बाहर भी ऑक्सीजन सप्लाई करता है, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र में।
बिल्कुल, ये 350 टन जो रिजर्व रखना है वो सिर्फ गुजरात के लिए रिजर्व रखना है, जबकि दूसरे जगह यानी अगर जो नेबर स्टेट की बात की जाए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई करता है गुजरात, तो वहाँ पे सप्लाई पे रोक फिलहाल ये कहा है कि ऑफिशियली किसी भी तरीके की रोक नहीं लगा गई है, लेकिन हाँ जो एक्सपोर्ट है उसे कम कर दिया गया है। ठीक है, आपकी बातचीत हेल्थ मिनिस्टर और डिप्यूटी सीएम नितिन पटेल से हुई थी, उन्होंने इस बारे में क्या बोला गोपी जी? हाँ बिल्कुल, जो हेल्थ मिनिस्टर है डिप्टी सीएम नितिन पटेल, तो यही बोला है उन्होंने कि ऑक्सीजन की जो डिमांड बढ़ी है, क्योंकि इन दिनों कोरोना के केसेस सबसे ज्यादा आ रहे हैं और प्रति व्यक्ति अगर उन्होंने जो हमें डेटा दिए है उसके मुताबिक प्रति व्यक्ति जो ऑक्सीजन पर है उसको उसकी हालत के मुताबिक मैक्सिमम 80 किलो ऑक्सीजन प्रति मिनट चाहिए। तो वैसे में वो ऑक्सीजन की जो डिमांड है उस शॉर्टेज जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए इस तरीके का फैसला गुजरात सरकार की ओर से लिया गया है, क्योंकि कोरोना में ये लंग्स से जुड़ी हुई बीमारी है, तो फेफड़ों में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत रहती है इस बीमारी को क्योर करने के लिए। तो वैसे में ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसे पूरा करने के लिए इस तरीके का कदम गुजरात सरकार की ओर से उठाया गया है और उन्होंने ये कहा कि हमने 50% ऑक्सीजन को आरक्षित करने के लिए सभी कंपनी को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और ये कब से शुरू करना है और ये कोई डेडलाइन उप मुख्यमंत्री ने बताई? बिल्कुल, उप मुख्यमंत्री ने इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं बताई है, लेकिन जब तक कोरोना है, जब तक मामले आ रहे हैं सामने, तब तक ये ऑक्सीजन की डिमांड है उसे पूरी करनी रहेगी और उसके लिए ही ये सारा जो फैसला है वो लिया गया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये नोटिफिकेशन का जो इम्प्लीमेंट है वो कंपनियों को कह दिया गया है कि उसको इम्प्लीमेंट शुरू कर देना है। ये कब तक जारी रहेगा ये अभी तक उन्होंने नहीं बताया। उनका कहना है कि जब तक ऑक्सीजन की डिमांड रहेगी तब तक ये नोटिफिकेशन जारी रहेगा। गोपी गांगर जी, एक सवाल मेरा अंतिम और थोड़ा सा हटकर है, वो ये कि जब आप स्टॉक रिजर्व करने की बात करते हैं या फिर बढ़ाने की बात करते हैं स्टॉक को, तो ऐसे में कालाबाजारी शुरू हो जाती है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स मनमानी करते हैं। इन सब को लेकर भी क्या कोई आदेश या फिर कोई ऐसी एडवाइजरी जारी हुई है या फिर ये आदेश जो है केवल सरकारी अस्पतालों के लिए है? नहीं, ये आदेश पूरे स्टेट के लिए है, स्टेट की प्राइवेट अस्पताल भी इसमें आ गई। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब तक जहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट की बात की जाए, जहाँ ऑक्सीजन की कमी बहुत कम, डिमांड जो है वो बहुत कम रहा करती थी, तो वहाँ पे अब ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बढ़ी है। तो पहले जहाँ 1 लीटर के 8 रुपए के आसपास लगते थे, तो वही अब 1 लीटर के 25 रुपए तक लग रहे हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग पैसे वसूले जा रहे हैं, लेकिन गुजरात सरकार उस पे भी लगाम कसने के लिए सोच रही है। उन्होंने कहा कि वो प्लानिंग कर रही है कि ऑक्सीजन के जो दाम है, जो अलग अलग प्रोडक्शन कंपनीज है, क्योंकि जो प्रोसीजर है वो तो सेम है, तो वैसे में एक दाम जो है उसको फिक्स करने का भी वो प्लान आउट कर रही है। तो ये होता है आपदा में अवसर। कमी है ऑक्सीजन की तो कम दामों पर मिलनी चाहिए, लेकिन निजी अस्पताल हैं कि दाम बढ़ाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, वापस लौटेंगे तो सुनवाएंगे बातचीत एक कोरोना सर्वाइवर से। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आज तक रेडियो का पॉडकास्ट कोरोना कवरेज आप सुन रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। मध्य प्रदेश का जिला है खरगोन। वहां बड़वाह नाम की जगह के रहने वाले हैं भरत अग्रवाल। एसिम्टोमेटिक कोविड मरीज रहे हैं। शुरुआत में क्वारंटीन सेंटर में उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो कहते हैं कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, एडजस्टमेंट करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। हमारे सहयोगी प्रतीक वाघमारे ने उनसे बातचीत की, सुनिए।
तो भरत, आपको कैसे मालूम पड़ा कि आप कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं? किसके कांटेक्ट में आए? एक्चुअली में कांटेक्ट का तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि आप दिन भर में इतने लोगों से मिलता, आपको ये नॉलेज नहीं होता ना किसको है किसको नहीं है। एक्चुअली में मेरी दीदी है, उनको प्राची कोरोना हुआ था, मतलब उनको बुखार था, उन्होंने फिर चेकअप कराया हम लोगों ने, उनको कोरोना पॉजिटिव आया, विद इन अ डे उनको रिपोर्ट मिल गई थी। उसके बाद हमारा 6 डे बाद हमारा टेस्ट हुआ फुल फैमिली का, उसमें मैं और मेरे डैड को कोरोना पॉजिटिव बताया। अब हमको बता दिया तो उसके बाद हम कुछ कर नहीं सकते हैं, फिर क्वारंटाइन सेंटर ले गए और फिर सब प्रोसेस हुआ था। तो आपको भरत सिम्टम्स थे? आपको मालूम कैसे पड़ा? लक्षण कोई आपको थे? एक्चुअल में लक्षण का तो मुझे भी अभी तक मैं खुद डाउटफुल हूँ कि क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि लक्षण मुझे ऐसे कुछ पता नहीं चले थे बॉडी में। और जब मैं वहाँ गया तो डॉक्टर ने मुझे बोला था, मैंने उनसे पूछा था, ये क्वेश्चन रेज करा था, जब मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, मुझे फीवर नहीं है, मेरे को सर्दी नहीं है, खांसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर क्यों? तो उन्होंने कहा था कि इसमें जो है ये रिपोर्ट जो है वो अलग लेते हैं, हमारे यहाँ पे आपको केवल ट्रीटमेंट देने का काम है, तो ये डिपार्टमेंट इनके डिवाइड है। अब उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपको छोटा सा मतलब एक माइन्यूट सा भी अगर आपके इसमें पॉजिटिव पाया गया होगा, या थोड़ा सा भी अगर 1% मतलब 1% 5% अगर आपके अंदर पॉजिटिव पाया गया होगा, तो हमने इसलिए आपको दे दिया ताकि आप यहाँ के स्पीड रिकवरी कर लो, ताकि आगे कुछ मतलब इन फ्यूचर आपका कुछ और हार्म नहीं करे उससे आपकी बॉडी में। तो कितने दिन आप क्वारंटीन रहे लगभग? 5 डेज हम क्वारंटीन थे, 6 से मॉर्निंग हमको डिस्चार्ज कर दिया था। तो 5 डेज कैसा क्या रहा आपका क्वारंटीन सेंटर में? कैसा ट्रीटमेंट आपको मिला? क्या माहौल था वहाँ पर? हाँ, तो उसमें ऐसा था कि जब हम गए थे वहाँ पर क्वारंटीन सेंटर, तो एक्चुअली में वो एक होता है ना कि घबराहट होती है, क्योंकि कोरोना की हाई पेशी बनी हुई है, तो घबराहट थी। तो उसमें हम लोग गए, फिर उसके बाद एम्बुलेंस से गए, वहाँ पे उतरे, हम उतरे तो थोड़ा ऐसा होता है ना कि होता है ना काइंड ऑफ, आप पे जाते हो नई बोर्डिंग स्कूल में, तो बोर्डिंग स्कूल में कैसा लगता है क्या दोस्त मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या होगा, किसी का दिन कटेगा, होती है बिल्कुल। हाँ, वो नर्वसनेस थी। अब अच्छा मेरे को प्लस पॉइंट क्या था, मेरे साथ पापा भी थे, तो एक होता ना मॉरल सपोर्ट, और साथ में थे कि हाँ ठीक है मेरे साथ तो मेरे जान पहचान मेरे पापा ही है, तो वो था कि वो फियर नहीं होता ना कि ठीक है यार समझ लेंगे जो होगा देख लेंगे, अभी तो चलो। तो वो सपोर्ट भी था, तो चले गए। फिर वहाँ जाके देखा तो वहाँ थोड़ा सिस्टम को समझ में आया कि हाँ ये बेड रहना है। और उसके बाद में वहाँ पे ऐसे वो नहीं, ऐसे कि होता है हाइट बना रखी लोगों ने कि वहाँ पे तो ऐसा कर देंगे, वहाँ तो ऐसा फोन नहीं चलाने देते। मेरे को कॉल आते थे, मतलब मेरे को कॉल आने क्यों, मतलब फोन रखना अलाउड है क्या? तो मतलब ऐसा वो बना हुआ है कि कोविड सेंटर इज जेल। मैं बोलता हूँ कि हाँ उसको बोल रहे हो जेल, तो जेल नहीं है वो, ओपन जेल बोल दो कि हाँ आपके रास्ते खुले, बाकी आप जा नहीं सकते क्योंकि आप वहाँ पे कंटेनमेंट के लिए आए हो, वहाँ पे सब चीजें हैं, आप फोन चलाओ, आप अपना एंटरटेनमेंट करो, बस आप वहाँ से बाहर नहीं जा सकते। फिर वहाँ खाना वगैरह क्या रहता? खाना वगैरह का ऐसा था कि देखो हर एक जगह का अलग अलग है, कहीं के सेंटर पे कैसा आता है, कहीं के सेंटर पे कैसा आता है। हमारे यहाँ ऐसा था, हमारे यहाँ खाना जो आता था उसमें एक वो होता है ना बैग आता था बड़ा सा, बोरा बोलता है जिसको, मतलब बैग, उसमें वो एक पॉलिथीन से पैक कर करके लाते थे, और थर्माकोल से वो उनकी प्लेट से उसमें रख के चले जाते थे, आप जाओ आप खुद लो। तो वहाँ पे ऐसा नहीं था कि जितने भी वहाँ पे जो पॉजिटिव केसेस थे वो ऐसे आइसोलेटेड नहीं थे, उन सबको बस रखना था कि हाँ ठीक है सब एक दूसरे से मिलजुल लो, बातचीत कर लो। वहाँ पे इतना कोई स्थिति नहीं था। वहाँ खाने का ऐसा था, खाना आता था, कोई भी अगर कोई पेशेंट या अगर आप सोते तो आपके पलंग पे खाना रख के चले जाता था, अगर जान पहचान का है तो, अननोन भी। और जहाँ मैं था वहाँ पे मेरे जान पहचान के थे, तो ऐसा होता था कि मुझे खाना देके चले जाता था और चलता था रेगुलरिटी। और खाने का ऐसा था कि वहाँ पे खाना जो है ना, आप ये नहीं बोल सकते मुझे ये दिक्कत है ऐसा खाना प्रोवाइड करो मेरे को, वो जो आ रहा है वही आएगा। अगर आप सपोज करो जैन कम्युनिटी से कैसी कम्युनिटी बिलोंग करते जो आप लहसुन प्याज नहीं खाते, तो वहाँ पे आप खाना पड़ेगा क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर आप लोकलाइड हो तो आप ये कर सकते हो कि आप अपने घर से बुलवा लो और वहाँ नीचे रखवा लो कोविड सेंटर के बाहर, और वहाँ से कोई आपको लाके दे देगा, जैसे खाना आता नॉर्मल का वैसे वो अपना भी आ जाएगा। बट अगर आप लोकल के नहीं हो, आपको कोई दूर से लेके आ रहे हैं 50-60 किलोमीटर पार अवे से, तो फिर आपकी परेशानी हो जाती है ना। तो इसके अलावा कोई सपोर्ट ही नहीं, दवाई गोलियां दी जाती थी वहाँ पर? हाँ, जैसे कि हम जब फर्स्ट डे गए थे तो मुझे एक मेडिसिन दी थी कि आपको लेनी है, और उसमें एक मलेरिया की मैंने पूछा था, क्वेश्चन किया था कि किस किस चीज की है, तो उसमें से मैक्सिमम अधिकतर तो इम्यूनिटी बूस्टर्स की और कुछ एक मलेरिया का था और वो सब। तो
दवाई का ऐसे वो क्लियर करते नहीं कि क्या दे रहे हैं क्या नहीं, बस आपको बोल देते हैं ये आपको लेना है, 8 गोलियां हैं, 8 मेडिसिन, इसको आपको पूरे दिन में लेना है। ठीक। तो आप इतना क्लियर नहीं करते थे। आप पूछते क्वेश्चन, वो डॉक्टर्स आता था, डॉक्टर जो है मॉर्निंग और इवनिंग आते थे 10 o'clock एंड 4 o'clock। उनसे अपन क्वेश्चन करो तो वो थोड़ा स्पेसिफिक जवाब दे देते कि हाँ ऐसा ऐसा है। तो भरत, आप एक युवा होने के नाते हमारे युवा श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कई युवा श्रोता हैं जो शायद मास्क नहीं पहनते हैं या कोरोना को इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? एक्चुअल में कहीं नहीं काफी हैं, क्योंकि मेरी दोस्त है, जब मुझे हुआ था तब उनको डर लगना शुरू हुआ, क्योंकि ऐसा था मेरे ग्रुप में कि मेरे फ्रेंड्स सोचते थे क्या है, कुछ नहीं होता, कोरोना वरना क्या है, क्या होगा। वो थिंकिंग थी ना कि जब वो हाई बना था कि कोरोना में तो बस गवर्नमेंट पैसे खा रही। हाँ, मैं नहीं बोलता वो कि मेरे को क्या पता, मैं गवर्नमेंट से नहीं हूँ ना, मुझे थोड़े ना आइडिया इंटरनल इन्फॉर्मेशन क्या है। वो जो मेरा सर्कल था, सर्कल में हाई डर क्रिएट हुआ मुझे पॉजिटिव आने के बाद। मैं वहाँ गया तो मैंने बोला कि मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि अगर आप पहले ही श्योर हो जाओ किसी दिक्कत से तो ज्यादा बेटर है। और वहाँ जाना कोई ड्रेस की बात नहीं है, डर की बात नहीं। अगर आप वहाँ जाते हो तो भाई समझ लो कि ठीक है, मेरे को बीमारी है, मैं 5 दिन के लिए एडमिट हूँ, अब मेरे को हुई है, फेस करना है, क्लियर हो जाऊंगा। अगर आप उसको नेगेटिवली लोगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिवली लोगे तो पॉजिटिवली क्लियर भी हो जाओगे, आगे तक डेथ का नॉर्मल भी हो जाओगे। तो जीवन में हमेशा सकारात्मक रहिए, क्योंकि यही है जो तमाम नेगेटिव चीजों को आपसे दूर रखेगा। तो आज के कोरोना कवरेज में फिलहाल इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारी मेल आईडी है radio@aajtak.com। आज के इस एपिसोड में मदद की खुशबू और प्रतीक ने, साउंड और मिक्सिंग पर योगदान दिया राकेश परिदा ने। कोरोना कवरेज के अगले एपिसोड में आपके लिए फिर लाएंगे कोरोना से जुड़े हर जरूरी अपडेट्स। तब तक अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखें। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।